नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि रबी की फसलों का मौसम चल रहा है और फल हो या सब्जियां हो या अनाज हो, बोनी हो चुकी है। अब ज़रूरत है उनकी देखभाल की, उनके कीट और रोग से बचाव की। साथ ही साथ सिंचाई एक बहुत अहम विषय हो जाता है, खासतौर पर दिसंबर के महीने में। ऐसे में तमाम फसलों में सिंचाई का कैसे प्रबंधन किया जाए, आज ऐसी तमाम विषयों पर यानी कृषि के समसामयिक कार्यों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि अगर जिन किसान भाइयों ने अभी तक गेहूं की बुआई नहीं की है, वो कौन सी किस्मों का इस्तेमाल करें और उस फसल को लेते समय क्या सावधानियां बरतें। तो आज इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धर्मेंद्र पटेल जी। आप कृषि वैज्ञानिक हैं और कृषि विज्ञान केंद्र सीहोर में पदस्थ हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। धन्यवाद सर। और चलिए, जैसा हमने कहा शुरुआत में कि भाई गेहूं की फसल की वैसे तो लगभग बुआई हो चुकी है, लेकिन अगर कुछ जगहों पर धर्मेंद्र जी अभी तक किसान भाई बुआई नहीं कर पाए हैं, तो आप क्या सलाह देंगे? कौन सी उन्हें आपको किस्में लेनी चाहिए यानी आपके हिसाब से, और साथ ही साथ जो है उसमें सिंचाई का कैसे ध्यान रखा जाए? मेरा उन किसानों को सुझाव है जिन्होंने अभी तक भी गेहूं की बोनी नहीं की है। उन किसान भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि अभी भी गेहूं की बुआई के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है 10 दिसंबर तक का। इस बीच में किसान भाइयों को किस्मों का कौन सी किस्मों का चयन करना है इसके लिए HI 1544, इसके साथ JW 3288, JW 3211, JW 3010 और एक नई किस्म है GW 499। इन किस्मों का वो चयन कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों को थोड़ी सी सावधानी ये भी बरतना है कि बुआई के पूर्व बीजों का उपचार बहुत अति आवश्यक है। उसका मेन जो कारण है बीज उपचार का, क्योंकि हम देखते हैं कि किसान भाई जरूर फफूंदनाशक से या बोल सकते हैं कार्बनडाजिम और मैनकोजेब से बीज का उपचार करते हैं, लेकिन हम देखें कि विगत 2 वर्षों से गेहूं की फसल में जड़ माहू कीट का प्रकोप अधिक देखने को मिला है। तो इस वर्ष मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि हम क्यों ना गेहूं को फफूंदनाशक दवा के साथ साथ हम कीटनाशक दवा से भी उपचारित करें, ताकि हमारी शुरुआत के 15 से 20 दिन की अवस्था पर जो हमारी फसल में जड़ माहू कीट का प्रकोप होता है, कहीं ना कहीं हम कीटनाशक से जब हम उसका उपचार करेंगे तो हमारी फसल में प्रारंभिक अवस्था पर जड़ माहू का प्रकोप बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, जड़ माहू कीट के निदान हेतु जो कीटनाशक दवा है जो अनुशंसित है, उसमें इमिडाक्लोप्रिड 48% FS की, या उसके स्थान पर थायोमेथाक्साम 30.5% या इमिडाक्लोप्रिड 30% SC का उपयोग करके हम गेहूं को कीटनाशक से भी उपचारित अवश्य करें, जिससे कि हमको शुरुआती 15 से 20 दिनों पर जड़ माहू कीट के से निजात मिल सकता है। इसके साथ साथ जैसे कि बुआई आप यदि सूखे में कर रहे हो या बतर या बोल सकते हैं कि पानी से पहले मतलब कि जुताई करने के बाद कर रहे हो, तो यदि सूखे में कर रहे किसान भाई तो बोने के तुरंत बाद गेहूं को पानी दे, उसके बाद 8 से 10 दिन बाद और वापस से पानी दे, ताकि बहुत अच्छे से अंकुरण हो सके। और जो किसान भाई रेलाई करके यदि गेहूं की बोनी करते हैं तो वो उनके लिए पहली सिंचाई जो रहेगी 18 से 22 दिन की अवस्था पर आवश्यक रूप से सिंचाई करें। यो हम थोड़ी सी एक बात ये भी करेंगे कि हम यदि लेट हो गए बोने में तो जो हमको एक बीज दर अनुशंसित बीज दर 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है, लेकिन जब हमारी देरी हो जाती बोनी में तो उसके लिए हमको लगभग 20 से 25% तक हमको बीज दर को बढ़ा देना चाहिए। बिल्कुल। तो एक और अहम फसल है धर्मेंद्र जी हमारे प्रदेश की चने की फसल जो किसान भाई ले रहे हैं, तो कीट और रोगों से उसका कैसे बचाव करना, और साथ ही साथ इसी में अलसी के बारे में बताइए कि अलसी के लिए इन दिनों क्या ध्यान रखना है किसान भाइयों को? देखिए सर, अभी तो चने की फसल में हम देख रहे हैं कि चने की बोनी को लगभग 1 माह हो चुका है, किसी स्थानों पर 1.5 माह भी हो चुका है। तो चने की अभी वर्तमान के समय में भी चने की फसल पर कीटों का प्रकोप अधिक देखने को मिल रहा है। उसमें मुख्य जो हमारे कीट है कटवा इल्ली हो गई, अर्धकुंडलक इल्ली हो गई और चने की सुंडी इल्ली हो गई। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि निरंतर अपनी फसल में कीटों की निगरानी करते रहे, और प्रकोप की स्थिति में यदि दिखाई दे रहा है तो प्रकोप की स्थिति में किसान भाई अनुशंसित कीटनाशक जिसमें इमामेक्टिन बेंजोएट जिसकी हमको 80 से 100 ग्राम मात्रा, इसके साथ साथ इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL जिसकी लगभग 80 से 100 ml मात्रा, दोनों को मिश्रित करके प्रति एकड़
150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, ताकि हमारी जो शुरुआती अवस्था है फसल की उस पर हम कीटों का आसानी से नियंत्रण कर सके। इसके साथ साथ अभी दिसंबर माह में हम देखेंगे कि जिन किसान भाइयों ने, क्योंकि हम ये चीज मानते हैं कि वही किसान भाई हमारे चने की खेती करते हैं जिनके पास पानी की बहुत कम पानी की उपलब्धता नहीं होती है। जी, बिल्कुल। तो इस स्थिति में जिन किसान भाइयों ने बोने के बाद पानी यदि लगाया था, तो हम ये अनुशंसा करेंगे कि बुआई के लगभग 40 से 45 दिन बाद या फूल आने के पूर्व वो एक सिंचाई करें। एवं द्वितीय सिंचाई की जो हम बात करते चना फसल में, वो है कि हमारी जब घेटी में जब दाना भरता है उस समय हम द्वितीय सिंचाई करें, ताकि हमको अपेक्षित या परिलक्षित हमको परिणाम या उपज प्राप्त हो सके। साथ ही साथ हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि हमारी एक दलहन और मुख्य फसल है चना के साथ साथ मसूर फसल। बिल्कुल, मसूर फसल में भी देखा जाए तो थोड़ा सा क्या होता है कि पाला से भी हमको मसूर की फसल को बढ़ाना है। पाला से मसूर फसल ही नहीं बल्कि हमको चना फसल को भी पाला से बढ़ाना है, क्योंकि हमने देखा है पिछले वर्षों के कई वर्षों के हम यदि रिकॉर्ड देखते हैं तो हमारे प्रदेश में 25 दिसंबर से लेकर 8 से 10 जनवरी के बीच में पाला पड़ता है। पाला क्या होता है हमारे किसान भाई आसानी से जानते हैं, क्योंकि जो हमारी फसलों के जो कोशिकाओं के अंदर जो जल भरा रहता है वो सूख जाता है, जिससे हमारा पौधा पीला पड़कर सूखने लगता है। जैसे पौधा पीला पड़ने लगता है तो उस पर रोग और कीटों का प्रकोप भी होता है। तो ऐसी स्थिति में जब पाला पड़ने की स्थिति में किसान भाइयों को क्या क्या सावधानी या क्या क्या उपाय करना है जिससे कि हमारी फसल को नुकसान नहीं हो, इस स्थिति में किसान भाइयों से थोड़ा सा एक दो सुझाव किसान भाइयों को देना चाहूंगा कि किसान भाई पाले की स्थिति में खेतों में या फसलों में सिंचाई करें, या उसके स्थान पर जो हमारा सल्फर आता है 80 या 90% WG का, उसका स्प्रे करें। या तो हम बोल सकते हैं कि उत्तर पश्चिम दिशा में आग लगाकर धुआं करें, जिससे कि हमारी फसलों को हम पाले से बचा सकते हैं। और मसूर फसल में ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी इसकी जो वानस्पतिक वृद्धि के समय इसमें माहू कीट का प्रकोप अधिक देखने को मिलता है। यदि माहू कीट का प्रकोप, माहू कीट बहुत बारीक बारीक सूक्ष्म होते हैं जो कि हल्के भूरे या काले कलर के होते हैं, आसानी से किसान भाई उसकी पहचान कर सकते हैं। पहचान करने के बाद यदि उनका अधिक प्रकोप है तो अपने खेतों में इमिडाक्लोप्रिड या एसिडामेप्रिड या थायोमेथाक्साम दवा की अनुशंसित मात्रा का उपयोग करके इस कीट का भी आसानी से निदान कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए किसान भाइयों, गेहूं की बात कर ली हमने, चने की बात कर ली, मसूर की भी बात हो गई है। अलसी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? अलसी की फसल जो कर रहे हैं, खेती ले रहे हैं जो किसान भाई, उन्हें इन दिनों क्या सावधानी रखनी है? देखिए, मैं अलसी और सरसों दोनों हमारे प्रदेश में लगभग काफी एरिया है, और इन दोनों फसलों का चयन उन क्षेत्रों में अधिकतर होता है जहां पर, या हम बोल सकते हैं कि जो वर्षा आधारित हमारे क्षेत्र होते हैं, या जहां पर पानी की बहुत ही कमी होती है, या मान सकते हैं कि केवल उनके पास एक सिंचाई की आवश्यकता हो, एक सिंचाई उपलब्ध होती है। तो उन किसान भाइयों को भी मेरी सलाह है जिन्होंने अपने प्रक्षेत्रों पर या अपने खेतों में अलसी और सरसों की खेती करके रखी है, इन दोनों फसलों में, या हम बोल सकते हैं कि सरसों की फसल में भी माहू कीट का अधिक प्रकोप होता है। और सरसों की फसल में अन्य फसलों की अपेक्षा सरसों की फसल में माहू कीट का प्रकोप बहुत अधिक और बहुत ही ज्यादा संख्या में या पॉपुलेशन में, जनसंख्या में देखा जाता है। तो सबसे पहले तो हमको माहू कीट की जो निगरानी करना है, और प्रकोप की स्थिति में अनुशंसित दवाएं मैंने माहू कीट के लिए पूर्व में भी बताई है, उन दवाओं का उपयोग हमको करना है। साथ ही इनमें सिंचाई की हम बात करते हैं कि सरसों और अलसी ये दोनों फसलों में एक तो ये हम बोल सकते हैं कि बुआई के 35 से 40 दिन के बाद एक सिंचाई करें। उसके बाद जब उसमें कैप्सूल जब बनते हैं या फलियों में जब दाना भरा होता है, जिन किसान भाइयों के पास द्वितीय सिंचाई यदि है तो वो दाना भराव की स्थिति में द्वितीय सिंचाई हम बोल सकते हैं कि दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में वो सिंचाई कर सकते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर,
सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू 4th। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। इसके अलावा अगर हम बात करें प्याज की, तो इसकी जो नर्सरी है और रोपाई, उनमें किसान भाइयों को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है? देखिए, अभी हमारी रबी की फसलों में हमने बात की गेहूं, चना, मसूर, अलसी, सरसों, लगभग इनकी बोनी हो चुकी है। कुछ क्षेत्रों में केवल गेहूं की बोनी बाकी है, लेकिन आगामी समय में यह हम बोल सकते हैं कि दिसंबर माह में हमारे प्रदेश में लगभग 60 से 70% तक प्याज की रोपाई का कार्य होता है। अच्छा, और लगभग हमारे किसान भाइयों ने या बोल सकते हैं कि नर्सरी डाल दी है। कुछ किसान भाइयों के यहाँ नर्सरी रोपाई के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मेरा उन किसान भाइयों से अनुरोध है जिनकी नर्सरी या तैयार हो गई है रोपाई के लिए, वो बुआई पूर्व हमारे अपने बुआई के या रोपाई के पूर्व खेतों में किस प्रकार से खाद का प्रबंधन कर ले, या जो रोपाई है उसको किस दूरी पर रोपे। तो अपन थोड़ी सी इस पर विस्तार चर्चा करेंगे 2-2 मिनट। कि बुआई के पूर्व हम देखते हैं कि जो हमारे प्रदेश में अधिकतर किसान भाइयों के द्वारा चाहे लहसुन हो चाहे प्याज की फसल हो, वो ये बोल सकते हैं कि DAP और NPK 12-32-16 से अधिकतर किसान भाई बुआई नहीं करते हैं या रोपाई नहीं करते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट से वो जो रहते हैं रोपाई करते हैं। तो जिन किसान भाइयों के रोपा तैयार है, रोपाई के लिए खेत भी बना लिया है, मेरा उन किसान भाइयों से निवेदन है कि खाद प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारा प्याज हो चाहे लहसुन फसल, लहसुन की बिजाई हो चुकी है, लेकिन प्याज फसल में प्रति एकड़ 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट और साथ में 20 किलोग्राम पोटास और 5 किलोग्राम सल्फर, जो कि अंतिम बखरनी या हम बोल सकते हैं जुताई के पूर्व खेतों में डालकर अच्छे से जुताई कर दे और खेत की मिट्टी को अच्छा भुरभुरा करके क्यारियों में बांट ले। इसके बाद तैयार रोप को उखाड़ के हमको रोपाई से पूर्व हमको रोप को भी उपचारित करना है। रोप को उपचारित करने के लिए हम साधारणतः कार्बनडाजिम और मेन्कोजेब जो रहता है फफूंदनाशक, उससे रोप को उपचारित करके हम उसकी रोपाई करें। रोपाई के समय किसान भाइयों को थोड़ा सा अति आवश्यक हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि रोपाई के बीच में जो पौधे से पौधे और कतार से कतार की जो दूरी रहेगी 15 इंटू 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वो बिजाई करें। उसके तुरंत बाद जो है सिंचाई का कार्य प्रारंभ करें, क्योंकि हम देखते हैं कि जो रोप रहता है हमारा बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही मुलायम होता है, सूखने का डर रहता है। तो जितना हमारे पास सिंचाई का संसाधन हो या सिंचाई के लिए हमारे पास जल हो, उतनी ही मात्रा में दिन में रोपाई कराए और शाम को या संभवतः रोपाई के पीछे पीछे सिंचाई का कार्य भी पूर्ण करें। पहली सिंचाई रोपाई के 4 दिन के अंदर अति आवश्यक रूप से कर दे। उसके बाद वाली सिंचाई या किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि 20 दिन के उपरांत द्वितीय सिंचाई। उसके बाद में किसानों को हर 12 से 15 दिन के अंतराल पर प्याज की फसल या लहसुन की फसल में सिंचाई का कार्य करते रहना है। बिल्कुल। लहसुन का जिक्र किया आपने धर्मेंद्र जी, तो लहसुन में खरपतवार की काफ़ी शिकायतें किसान भाई करते हैं, इससे कैसे निजात पाए वो? देखिए सर, ऐसा है कि लहसुन फसल की भी खरपतवार की प्रमुख समस्या है। इसके लिए भी अनुशंसित दवाएं है। इसमें कुछ दवाएं तो ऐसी है कि बिजाई के पूर्व भी पेंडिमेथिलिन या ऑक्सीफ्लोरोफेन का बिजाई के पूर्व भी हम उपयोग कर सकते हैं, जिससे खरपतवारों का आसानी से निदान किया जा सकता है। लेकिन जिन किसान भाइयों ने बुआई के बिजाई के पूर्व खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं किया है, मेरी उनको सलाह है कि वो किसान भाई रोपाई या बिजाई के 18 से 20 दिन के बाद ऑक्सीफ्लोरोफेन दवा आती है, उसकी 100 ml 100 से 110 ml मात्रा को 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें, जिससे कि खरपतवारों का प्रबंधन आसानी से हो। उन किसान भाइयों को सलाह है जिनके यहाँ खरपतवार लहसुन या प्याज की फसल में बहुत कम है, उनको मेरी ये सलाह है कि संभवतः या मजदूरों की उपलब्धता यदि हो जाती है तो मजदूरों के द्वारा खरपतवार प्रबंधन का कार्य करें। उससे एक हमारी फसल में फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा सा पौधे के आसपास गुड़ाई हो जाती है, जिससे कि पौधे की वानस्पतिक वृद्धि और कंद का निर्माण बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से होता है। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, देखिए तो किसान भाइयों, हमने अनाज की चर्चा कर ली है और सब्जियों में हमने
प्याज और लहसुन की चर्चा की, लेकिन बाकी जो और सब्जियां हैं वो, क्योंकि सब्जियों की बहार इन दिनों आई हुई है धर्मेंद्र जी, और अभी भी हमारे किसान भाइयों के खेत लहला रहे हैं, चाहे गोभी हो चाहे अन्य मटर हो, फसलें हो उनसे। तो जो हमारे सब्जी उत्पादक किसान भाई हैं उनकी ओर से आपको तमाम तरह की सब्जियों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं सर थोड़ा सा सब्जियों की बात करेंगे, उससे पूर्व एक हमारा महत्वपूर्ण गेहूं की फसल में सिंचाई प्रबंधन बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा हमारा छूटा हुआ है, क्योंकि हमने जो गेहूं में सिंचाई प्रबंधन की बात की थी वो देरी से जिन किसान भाई बोनी करेंगे उनके लिए थोड़ी सी बात की थी। लेकिन हमारे जिन किसान भाइयों ने नवंबर के माह में या बोल सकते 15 अक्टूबर के बाद गेहूं की जो बुआई कर दी है, वो सिंचाई का कार्य चल रहा है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि गेहूँ की फसल में लगभग हमारी 5 सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं होती है। उन क्रांतिक अवस्थाओं पर हमको सिंचाई करने की बहुत ही आवश्यकता है, नहीं तो हम देख सकते हैं या हमारे पास परिणाम है कि लगभग 20 से 25% जो रहती है उपज में कमी देखने को देखी जाती। तो मैं एक बार ये बताना चाहूँगा कि एक तो गेहूँ की बिजाई के बाद लगभग 18 से 22 दिन पर बहुत ही महत्वपूर्ण सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है, जिसको सियाराई अवस्था बोलते हैं, उस अवस्था पर सिंचाई करें। उसके बाद हमारी 40 से 45 दिन पर टिलरिंग अवस्था रहती है, जिस समय कंसे फुटते उस अवस्था पर द्वितीय सिंचाई करें। तृतीय सिंचाई जो हमारी रहती है जब हमारा गेहूँ गभोट में आता है, उस अवस्था पर बीज सिंचाई करें, जो हमारी 60 से 65 दिन की अवस्था होती है। इसके बाद गेहूँ में 80 से 85 दिन की अवस्था पर फ्लावरिंग स्टेज जो पुष्पन अवस्था रहती है उस समय सिंचाई करें, और सबसे लास्ट में जो रहती है डग स्टेज या बोल सकते हैं ग्रेन फिलिंग स्टेज परिपक्व अवस्था, उसमें हमारी 100 से 105 110 दिन की अवस्था पर गेहूँ में सिंचाई करें। उन किसान भाइयों के लिए सलाह है जिनके पास केवल 2 पानी है, तो गेहूँ की कौन कौन सी अवस्था है ऐसी जिन पर वो 2 पानी का उपयोग करें। तो प्रथम सिंचाई का उपयोग तो सियाराई अवस्था शीर्ष जड़ फुटाव अवस्था पर, और द्वितीय जो सिंचाई की हम बात करते हो गभोट अवस्था पर करते हैं। और यदि जिन किसान भाइयों के पास 3 पानी है तो प्रथम सिंचाई वो सियाराई अवस्था या शीर्ष जड़ अवस्था पर, और द्वितीय सिंचाई से अपने कंस से फूटने की अवस्था पर, तृतीय सिंचाई पुष्पन अवस्था पर करें। और जिनके पास पर्याप्त पानी है 20 से 25 दिन के अंतराल पर गेहूं की फसल में सिंचाई का कार्य करते रहे। ठीक है। अब जो सब्जी उत्पादक किसान भाई हैं तो उनके लिए आपकी ओर से क्या सलाह है, दिसंबर में क्या करें क्या ना करें? जी सर, ऐसा है कि हमारे प्रदेश में लगभग सभी प्रकार की सब्जियां होती है, और कहीं कहीं क्षेत्रों में तो बहुत अधिक रकबे में होती है और कहीं पर कम रकबे में होती है। तो अभी सब्जी की रोपाई का कार्य भी चल रहा है। जिन किसान भाइयों ने रबी के सीजन में नर्सरियाँ डाली थी, चाहे हमारे बैगन की हो, चाहे टमाटर की हो, चाहे गोभी की हो, जिनकी नर्सरी तैयार है, वो किसान भाई तुरंत ही मतलब कि अपनी नर्सरी से पौधे उखाड़ के खेतों में रोपाई का कार्य प्रारंभ करें, और रोपाई के पूर्व रोप को आवश्यक रूप से फफूंदनाशक से उपचारित करें। इसके साथ साथ हमारे प्रदेश में हम देखते हैं कि मटर की खेती और साथ में जो बोलते हैं टमाटर, या ये बोल सकते हैं कि मटर की खेती को या मटर की बुआई को लगभग 1.5 महीना 1 महीना हो चुका है। तो मटर पर सिंचाई नियमित अंतराल पर 15 से 20 दिन के अंतराल पर मटर में करते रहे, क्योंकि हमारी 60 से 70 दिन की फसल होती है हरी फली के हिसाब से। दाने वाली अवस्था में यदि किसान भाई दाना उत्पादन करना चाहते हैं तो लगभग 90 से 100 110 दिन की फसल मानी जाती है। तो उन किसान मटर में थोड़ा सा किसान भाइयों के ध्यान रखना है कि पछेती झुलसन रोग की बड़ी समस्या होती है। तो इस यदि पछेती झुलसन रोग यदि दिखाई देता है तो वह अनुशंसित फफूंदनाशक जो इस रोग के लिए है थायोफिनेट मिथाइल, जिसकी 250 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की मान से उपयोग करके 150 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। चलिए, तो ये हमें पूरी उम्मीद है किसान भाइयों की आज जो जानकारियां धर्मेंद्र जी ने आप तक दी हैं, आपको पहुंचाई है, उसका आप जरूर इस्तेमाल करेंगे और अपनी फसलों का पूरा ध्यान रखेंगे, अच्छा उत्पादन आप लेंगे। तो बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और किसान भाइयों, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। कृषि मंत्री के अनुसार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए हो रहे हैं प्रयास। दुग्ध उत्पादकों को भी मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड। काला गेहूं बन रहा किसानों के लिए वरदान। मध्य प्रदेश में किसानों को मिली फसल नुकसान सहायता राशि, और मावठे की बारिश से रबी फसल को हुआ फायदा। और अब खबरें विस्तार से।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों और कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए केंद्र सरकार चौतरफा प्रयास कर रही है। श्री तोमर ने यह बात नॉलेज एक्सचेंज समिट के 10वें संस्करण के उद्घाटन अवसर पर कही। इलेट्स टेक्नो मीडिया द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में श्री तोमर ने कहा कि सरकार आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से भी किसानों को लाभ पहुंचा रही है। सरकार के पास किसानों का बड़ा डाटा बैंक होगा, जिससे मिट्टी की जांच, बाढ़ की चेतावनी, सैटेलाइट की तस्वीरों से लेकर जमीन के राजस्व रिकॉर्ड जैसी सूचनाएं किसानों को घर बैठे मिलेंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि किसानों की माली हालत सुधरे, कृषि क्षेत्र फायदे में आए और नई पीढ़ी खेती की ओर आकर्षित हो। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत हो चुकी है, जिसका उपयोग गांव में कृषि को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा, जिसमें कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट लगाने के लिए ऋण दिया जाएगा। दुग्ध उत्पादकों को भी मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड। देश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा पशुपालन और मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब किसान क्रेडिट कार्ड से पशुपालकों और मछली पालकों को भी जोड़ा जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के लगभग 2.5 लाख दुग्ध उत्पादकों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत पशुपालकों को 1.5 से 3 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। भूमिहीन पशुपालकों के लिए भी यह खुशखबरी है कि वे इस ऋण को पाने के हकदार होंगे। प्रदेश में ऋण देने की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है और बड़ी संख्या में पशुपालकों को इससे लाभ भी मिलने लगा है। मछली पालकों को भी सहकारी बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जा रहा है। काला गेहूं बन रहा किसानों के लिए वरदान। यूं तो सबने गेहूं की अलग अलग किस्मों के बारे में सुना ही होगा, लेकिन काला गेहूं सुनकर कुछ अजीब जरूर लगता है। जी हां, अब मध्य प्रदेश के किसान भी काला गेहूं उगाकर खूब लाभ कमा रहे हैं। इस गेहूं की खास बात यह है कि इसका रंग तो काला होता ही है, साथ ही यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है। कहा जाता है कि यह गेहूं डायबिटीज, तनाव, हृदय रोग ही नहीं बल्कि कैंसर से भी बचाता है। पंजाब के नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मोहाली में काली, नीली और जामुनी रंग के गेहूं की किस्म विकसित की गई है, जिसका उन्होंने पेटेंट भी करवा लिया है। मध्य प्रदेश के कुछ किसान भी अपने खेतों में काला गेहूं उगा रहे हैं। खरगोन जैसे एक किसान हैं अविनाश सी दांगी, जो एक जैविक किसान भी हैं, क्योंकि वे बरसों से जैविक खेती ही कर रहे हैं और अन्य किसानों को भी इसे करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। श्री दांगी ने 1 क्विंटल काला गेहूं बोकर करीब 36 क्विंटल फसल प्राप्त करी। श्री दांगी ने बताया कि शुरुआत में वे मोहाली से 10 किलो काला गेहूं के बीज लेकर आए थे। खास बात यह है कि उनके उपज कर बैठे फोन पर ही बिक गई। अविनाश दांगी को देखकर अन्य किसानों ने भी काली गेहूं की खेती में रुचि दिखाई, लेकिन किसानों की समस्या यह है अभी इसका अधिक प्रचार प्रसार नहीं हुआ है और आसपास की मंडियों में अभी काली गेहूं की मांग भी कम है। जिन स्थानों में इनकी मांग है वहां वे अपनी फसल कैसे पहुंचाए, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। मध्य प्रदेश में किसानों को मिली फसल नुकसान सहायता राशि। मध्य प्रदेश में कई जिलों में आई बाढ़ और सोयाबीन में लगे रोग के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसी के चलते सरकार ने किसानों को सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों के 35 लाख से भी अधिक किसानों को 1600 करोड़ रुपए की राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री चौहान ने प्रदेश भर में किसानों को नुकसान राशि वितरित करने के निर्देश दिए थे। मावठे की बारिश से रबी फसल को हुआ फायदा। हाल ही में प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में हुई मावठे की बारिश ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है, क्योंकि कृषि विशेषज्ञों के अनुसार यह बारिश रबी की फसल के लिए अत्यंत फायदेमंद होगी। पहला पानी देने वाले किसानों के खेतों को बारिश से अतिरिक्त पानी की आपूर्ति हो जाएगी और जिन किसानों ने अभी तक पहली सिंचाई नहीं की है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बरसात से उसकी पूर्ति हो जाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार प्रदेश भर में 50% से भी अधिक क्षेत्र में बोनी हो चुकी है। मावठे के बाद सभी जगह बोनी में तेजी आएगी। तो किसान भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रश्न है, कोई समस्या है या आप हमसे कोई जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं।
इसके लिए हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र, कमरा नंबर 18, श्यामला हिल्स, भोपाल। तो अगले अंक में फिर हाजिर होंगे किसान भाइयों, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।